भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक बात कौन सी है? वह आवश्यक बात है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना। और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 15 में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई थी। लेकिन क्या हमारे देश में निर्वाचन आयोग वाकई में स्वतंत्र है या नहीं? इसी विषय को 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे हम इस लेक्चर में। साथ ही साथ हम जानेंगे अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की जो नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति के संबंध में जो विवाद हुआ है उसका क्या कारण है, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे। तो चलिए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पर और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले हम आते हैं आज के करंट मुद्दे पर। करंट मुद्दा यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार जी ने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार जी का। राजीव कुमार जी के नेतृत्व में ही अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए थे, जो अपनी शेर व शायरी के लिए जाने जाते थे। हर चुनाव के प्रोग्राम को बताने के पहले वो कुछ न कुछ शेर सुना के फेमस हो गए थे। ठीक है, अब उनकी जगह ली है ज्ञानेश कुमार जी ने। ज्ञानेश कुमार जी देश में चुने गए ऐसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं जिनका चयन समिति की सिफारिश पर हुआ है। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर विवाद क्यों हो गया? अब विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि इनके चयन के लिए जो चयन समिति बनी थी उसमें एक सदस्य थे लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस चयन समिति पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इस पूरी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसके कारण ज्ञानेश कुमार जी और निर्वाचन आयोग विवाद में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस विवाद को समझने से पहले हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए। इस संदर्भ में हम आर्टिकल 324 से लेकर 329 को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक विवाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब संविधान को देखने के बाद में फिर हम आएंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की बात कहां से आई थी। तो सबसे पहले चयन समिति की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा, जो कि 2023 में आया था। फिर उसके बाद में, उस जजमेंट के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के द्वारा वर्तमान की जो चयन समिति बनी है उसके आधार पर ही ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उसके बाद में पार्लियामेंट में कौन सा एक्ट लाया गया है उसके अपोज में, उसको हम देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि पास्ट हिस्ट्री क्या रही है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन क्या शुरू से ही विवाद में रहा है या अभी अभी विवाद में आ रहा है? इसके अलावा ये भी देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सुकुमार सेन से लेकर ज्ञानेश कुमार जी तक जो जो हस्तियां इस पद पर बैठी है उन्होंने किस तरह से कार्य किया है। उनमें से कुछ ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने उस पद पर बैठने के बाद में इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ TN शेषन साहब की, JM लिंगदोह की, जो काफ़ी फेमस मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। इसी संदर्भ में हम TN शेषन साहब की ऑटोबायोग्राफी को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि निर्वाचन आयोग काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं भारतीय संविधान पर कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग के बारे में क्या बात करता है। तो भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो पार्ट 15 संबंधित है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 की बात करें तो आर्टिकल 324 देश में निर्वाचन आयोग के होने की बात करता है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होगा? तो ये देश में संसद का चुनाव, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, राष्ट्रपति आ गए, इनका चुनाव कराएगा, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव। फिर इसके बाद में हम बात करें तो राज्यों की सभी विधानसभाओं के चुनाव कौन कराता है? हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग। अब केंद्रीय चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है इन चुनाव के लिए। इसके अलावा लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं वो लोकल बॉडी में आते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इन सब के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है ना। राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकल बॉडी के चुनाव कौन कराता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग। ये लोकल बॉडी के चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, अब
इस चुनाव से संबंधित और क्या कार्य करता है, तो चुनाव में पहले तो सबसे पहले चुनाव का जब भी कोई कैलेंडर जारी करना पड़ता है या किसी चुनाव का अनाउंसमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, निर्वाचन आयोग। आप देखते होंगे जब भी कभी लोकसभा का चुनाव हो या किसी विधानसभा का चुनाव हो, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और चुनाव का कैलेंडर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एक तो चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना, चुनाव के संबंध में मतदाता सूची को बनाने का काम करना, वोटर लिस्ट को बनाने का काम करना, वोटर लिस्ट का प्रकाशन करना, उसके मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी काम है वो कौन करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, है ना। और चुनाव आयोग का यही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वोटर लिस्ट वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई सत्ताधारी दल होता है वो चुनाव आयोग पर कंट्रोल इसीलिए हासिल करने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में कोई हेरा फेरी नहीं हो, क्योंकि ये हमारे देश की विडंबना है कि कोई भी दल दूसरे दल पर विश्वास नहीं करता है कि एक दल अगर कोई वोटर लिस्ट बना रहा है तो दूसरा दल उस पर कुछ ना कुछ शक लगाता है। आज बीजेपी बना रही, बीजेपी के सत्ताधारी दल रहते हुए ये निर्वाचन आयोग काम कर रहा है तो कांग्रेस अपोज कर रही है, वैसे ही पहले कांग्रेस काम करती थी है तो बीजेपी अपोज करती थी, तो इसका मतलब यह है दोनों में ही अविश्वास है, इसी कारण से बीच में झूलता रहता है हमारा चुनाव आयोग। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करता है, तो चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में आचार संहिता का पालन कैसे हो, ये सारे काम भी किसके अंडर में रहते हैं, चुनाव आयोग के अंदर में। ठीक है, अब आर्टिकल 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का जो दायित्व है वो किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात मैं बताते चलूँ कि 1951 से, वैसे तो आपको मालूम होगा कि जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन हमारे यहाँ कहाँ हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, है ना। और 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं ना, 25 जनवरी। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना। अब ये हुआ था कि 1989 तक, 1989 तक ये निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा, है ना। अब उसके बाद में ये एक सदस्य आयोग से फिर बन गया क्या, 3 सदस्यीय आयोग। इसमें 2 निर्वाचन आयुक्त और ऐड किए गए और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस तरह से एक सदस्यीय आयोग 3 सदस्यीय आयोग में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट करने के पीछे भी सरकार की मंशा क्या थी उसको आप समझिए। देखिए, थ्योरेटिकल तो ये कहा जाता है कि 1988 में 61th अमेंडमेंट लाया गया था, 61वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और ऐसा माना गया था कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में वोटर्स जुड़े हैं और उसी के कार्यभार को देखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये पूरा कार्य संचालित नहीं कर सकते, इसलिए उनके सहयोग के लिए 2 अन्य सदस्यों को अपॉइंट किया गया। लेकिन इसके पीछे भी कुछ विवाद थे। मेन मंशा ये थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्ति को किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है, इस विवाद को हम आगे बात करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल अगर हम देखें तो ऐसा माना गया था कि 61वें संविधान संशोधन के कार्यभार को देखते हुए ये एक सदस्य 3 सदस्य किया गया। लेकिन आपको मालूम है उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उसके बाद में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जैसी सरकार बनी तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के द्वारा जो ये 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर से इसको क्या कर दिया गया, एक सदस्यीय आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर ये एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा और फिर आपको मालूम है टी.एन. शेषन साहब पिक्चर में आए और टी.एन. शेषन साहब से उस समय के प्रधानमंत्री, 1991 के बाद की बात कर रहा हूँ, नरसिम्हा राव साहब बने। नरसिम्हा राव साहब टी.एन. शेषन साहब से परेशान रहने लग गए और फिर 1993 में ये एक सदस्यीय आयोग से फिर ये क्या बन गया, 3 सदस्यीय आयोग, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए। ठीक है, और तब से लेकर ये 3 सदस्यीय आयोग के रूप में ही कार्य करता रहा। ठीक है, इसके बारे में भी हम अभी आगे के लेक्चर में मैं आपको इसमें पूरा क्या क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या डिस्प्यूट हुए थे और टी.एन. शेषन साहब ने इस पूरी प्रोसेस के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है वो आपको जानना चाहिए कि सरकार चुनाव आयोग पर किस तरह से कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करती है। आज से नहीं बल्कि पहले से ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आर्टिकल 324। अच्छा, एक और चीज़,
यहाँ पर ये बार बार जो सदस्यों में चेंजेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि संविधान में एक प्रावधान दिया गया था कि राष्ट्रपति को जब भी लगेगा कि निर्वाचन आयोग के कार्यभार को देखते हुए वह संसद के नियम के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा या कम कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कार्यभार को देखते हुए एक से तीन सदस्य बनाए गए, फिर 3 से 1 सदस्य बनाए गए और फिर वापस से 3 सदस्य बना दिया गया इस आयोग को, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज को देखते हुए। अच्छा, एक और चीज़ है, जब संविधान में निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई थी, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की, है ना, वो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आपको मालूम है कि ये स्वायत्त भी होता है, अर्ध न्यायिक भी होता है, इसके कुछ न्यायिक कार्य भी होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उस समय ये कल्पना की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया था कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और आपको मालूम है राष्ट्रपति कार्य करता किसके सलाह के अनुसार? मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार। लेकिन उस समय जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये बात डिस्कस की गई थी कि निर्वाचन आयुक्त को हमेशा कार्य प्रणाली के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से लेकर 2023 तक, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, तब तक ये निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार हो रही थी। और राष्ट्रपति आपको मालूम है संविधान में किसके अनुसार कार्य करता है? राष्ट्रपति अपने आप तो काम नहीं करता, वो काम करता है किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी कंक्लूड होना चाहिए कि आज जो विवाद हो रहा है ये पास्ट में भी ये चीज़ें विद्यमान थी कि कार्यपालिका के अनुसार ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चुने जाते रहे। ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया आर्टिकल 324। अब आते हैं 325 पर। आर्टिकल 325 ये कहता है कि मतदाता सूची में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो मतदाता सूची समय बनाते समय किसी भी तरह के विभेद रहित होने की बात की गई है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करने या नहीं करने के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 326 आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है ना। वयस्क मताधिकार आपको मालूम है आर्टिकल 326 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 61th अमेंडमेंट। कब लाया गया था ये? 1988, है ना। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोटर की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये किस समय किया गया था? राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है, तो राजीव गांधी जी के समय में कुछ अच्छे कार्य थे, जैसे कंप्यूटर क्रांति भी था, एक ये 61वां संविधान संशोधन भी था। लेकिन इसके और ये मंशा थी कि युवाओं को भारत की चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाया जा सके, और इसके लिए पहले कई तरह की सिविल सोसाइटी, कई तरह के यंग लोगों के मूवमेंट्स चले। उसके बाद में ये 61वां संविधान संशोधन लाया गया था, और फिर इसी के आधार पर को आधार बनाकर आपको मालूम ही है कि एक सदस्य आयोग त्रिसदस्यीय आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं आर्टिकल 327 पर। आर्टिकल 327 बोलता है संसद को भारत में निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, ये कोई नया आर्टिकल नहीं है, ये आपको मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम पार्ट में आपको दिखेगा कि संसद को हर तरह के चीज़ों पर कानून बनाने की शक्ति हासिल होती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 328 ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य विधानसभा के चुनाव के संबंध में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, अगर किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, तो उस समय तक, जब तक कि संसद उस पर कानून नहीं बना ले, तब तक राज्य विधानसभा को विधानसभा के चुनाव में कानून बनाने की पावर दी गई है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्टिकल 328 को घुमाकर, है ना, कि अगर संसद ने किसी विधानसभा के लिए चुनाव के लिए नियम नहीं बनाए है, तो राज्य विधानसभा उस पर नियम बना सकती है या नहीं बना सकती है। ठीक है, अगर संसद ने कानून बना लिया है तो फिर राज्य विधानसभा को कानून बनाने की कोई पावर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 329 में। 329 में कहा है कि चुनावी मामलों में कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अच्छा, आर्टिकल 328 और 329 के संदर्भ में आपको एक और कंसेप्ट समझना चाहिए, जिसे हम जानते हैं परिसीमन
या डीलिमिटेशन के नाम से, ठीक है। और डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है चुनावी क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र बने होते हैं उनकी बॉर्डर्स का निर्धारण करना, ठीक है। और ये बॉर्डर्स का निर्धारण क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त समान प्रतिनिधित्व मिले संसद में और विधानसभा में, लेकिन हर जनगणना के बाद में अलग अलग क्षेत्र में जनसंख्या में असंतुलन हो जाता है, और उसी की भावनाओं को देखते हुए परिसीमन की बात की गई। और परिसीमन का जो कार्य होता है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये कार्य होता है केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन। और इस संदर्भ में आपको दो आर्टिकल समझना चाहिए जो इससे संबंधित है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 के तहत ही परिसीमन आयोग की बात की गई है, और परिसीमन आयोग के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये केंद्रीय चुनाव आयोग के उसमें कार्य करता है, ठीक है। लेकिन परिसीमन आयोग जो भी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में डीलिमिटेशन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप डीलिमिटेशन पर लेक्चर चाहते हैं। तो मैं आपको आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, परिसीमन का कंसेप्ट, फिर उसके बाद में डीलिमिटेशन कमीशन क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, उसका ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल 329 और 328 के संदर्भ में आपको परिसीमन को भी जानना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके कार्यकाल के बारे में ये कहा गया है 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये 1991 में जब चुनाव आयुक्त के संदर्भ में कि सेवा शर्तों के संबंध में जो कानून बनाया गया था, उस समय ये प्रावधान किया गया था इनकी रिटायरमेंट की एज होगी 65 साल या फिर 6 साल का कार्यकाल, ठीक है। और नए जो नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए, जो पार्लियामेंट में 2023 में जो एक्ट लाया गया, उसमें भी इसको सेम रखा गया। हाँ, इसके अलावा जो इनको हटाने की जो प्रोसीजर होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक वैसी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के लिए अपनाई जाती है। और इसलिए अपनाई जाती है ताकि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, है ना। भारतीय संविधान में जब भी आप किसी संवैधानिक पद के बारे में ये पढ़ते हैं कि केग हो गया या निर्वाचन आयोग हो गया या न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, इनको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की बात की गई। और जब भी स्वतंत्र रखने की बात की जाती है तो कुछ प्रावधान आपको कॉमन मिलेंगे। कैसे? एक तो इनकी नियुक्ति के बाद में इनकी सेवा शर्तों में, वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी जिससे ये डर के काम नहीं करे। दूसरा, इनको हटाने की प्रोसीजर डिफ़िकल्ट बनाई गई है, बिल्कुल महाभियोग जैसी, जैसा कि केक के लिए हो या निर्वाचन आयोग के आयुक्त के लिए हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो। हटाने की प्रोसीजर डिफ़िकल्ट इसलिए बनाई गई है ताकि ये कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहे। नहीं तो कार्यपालिका में जो भी बैठा होगा वो इनको दबाने के लिए बोलेगा कि भैया कल से मैं तुमको हटा रहा हूँ पद से, तो फिर ये ऐसे कैसे काम कर पाएंगे। तो काम फ्रीली होके तभी कर पाते हैं जब इनको मालूम है कि भैया एक बार पद पर बैठ गए तो भैया अब हटाने की प्रोसीजर तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, जो सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है, ठीक है। और सरकार आसानी से तो हमको नहीं हटा सकती, तो इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहेंगे। आप सभी संवैधानिक पदों में ये कॉमन चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आते हैं फिर अगले पोर्शन में। अगले पोर्शन में आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया, जिस पर अभी विवाद हो रहा है, ठीक है। तो अभी पर विवाद आने से पहले हम देखते हैं पहले नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को हम पहले चरण में रखते हैं 1951 से लेकर 2023 तक। 2023 तक का टाइम पीरियड मैंने इसलिए लिया है 2023, क्योंकि आपको मालूम है 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद ही ये सब प्रक्रिया चालू हुई। तो उसके पहले के हम चीज़ें देख रहे हैं कि क्या होता था। तो 1951 से लेकर 2023 तक ये प्रक्रिया थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाद में अन्य इलेक्शन कमिश्नर भी जुड़े, इन सब की नियुक्ति होती थी किसके द्वारा? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा। और आपको मालूम ही है राष्ट्रपति कार्य करता है किसकी सलाह के अनुसार?
मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए कि इसके पहले की नियुक्तियाँ भी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में वो कार्यपालिका के नियंत्रण में ही होती थी। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयुक्त के पोस्ट पर कौन नियुक्त होगा, इसको तय करने का राइट किसके पास होता था? पर्दे के पीछे से कार्यपालिका के पास ही होता था। ठीक है, अब क्या बदलाव हुआ? तो अब की प्रोसीजर को देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था। कब आया था? वर्ष 2023 में आया था। और वर्ष 2023 में इस पर एक अनूप वर्णवाल बनाम संघ वाले मामले में इसने ये जजमेंट दिया था। और जजमेंट इसलिए दिया था क्योंकि इसके पहले ही ईडी की नियुक्ति की प्रोसीजर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पोस्ट पे जो नियुक्त हुए थे, सीबीआई के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त हुए थे, उनकी नियुक्ति के संबंध में काफ़ी डिस्कशन पहले सुप्रीम कोर्ट में हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद में एक संगठन आता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, है ना, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड और बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो होने चाहिए उसको लेकर मामले उठाता रहता है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके लिए लड़ाई एडीआर ने लड़ी थी। प्रशांत भूषण जी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2023 में इस पे सुनवाई चली कि भैया निर्वाचन आयोग, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है लोकतंत्र के रक्षक के रूप में, उसकी नियुक्ति तो सीधे सीधे कार्यपालिका के नियंत्रण में ही हो रही है। इसकी नियुक्ति के लिए अभी तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक चर्चा चली और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी। उस चयन समिति में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और थर्ड मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये समिति काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी जो कि कार्यपालिका का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के तरफ से और न्यायपालिका की तरफ से सीजीआई थे। ठीक है, अब ये तो दे दिया था कि भैया कि अब अगली जो चुनाव आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी वो इसी प्रक्रिया के तहत होगी। और ये चयन समिति तब तक कार्य करेगी जब तक कि संसद इस पर कोई कानून नहीं बना दे। तो यहाँ पर जजमेंट को आपको ढंग से समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टेम्परेरी व्यवस्था करी थी चयन समिति की, कब तक के लिए? जब तक कि कोई संसद इस पर कानून नहीं बना दे। ठीक है, तो इसके एवज में कुछ ही दिनों के बाद में हमारी पार्लियामेंट में चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में 2023 में एक एक्ट पारित कर दिया गया। अब इस एक्ट को पारित करने के बाद में जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में जो चयन समिति रखी गई थी पहले, उसमें चेंजेस लाया गया। उसमें लाया गया कि पीएम के साथ में एक कोई मंत्री जिसे सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाए, उसमें होम मिनिस्टर को रख दिया गया। और थर्ड मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन वैसे ही रहे। यहाँ पर चेंजेस ये लाया गया इस एक्ट के बाद में कि सीजेआई को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इस चयन समिति से बाहर कर दिया गया। अब इस चयन समिति में देखो, इस एक्ट के बाद में आपको सीधा सीधा लग रहा है कि यहाँ पर 2 मेंबर तो सीधे सीधे सरकार से जुड़े हुए हो गए और 1 मेंबर है अपोजिशन से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर किसी व्यक्ति को चुनना है तो उसमें 2-1 से हमेशा बहुमत किसके पक्ष में रहेगा? कार्यपालिका के पक्ष में रहेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ मन में आती है कि जब कार्यपालिका के पक्ष में ही रखना था तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाने से यहाँ पर मतलब भी नहीं था, क्योंकि 2 मेंबर के एक पक्ष में होने पे हमेशा डिसीजन सरकार के पक्ष में ही होना है। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या महत्व है यहाँ पर, ये समझ से परे है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, इस एक्ट में जो 1991 का पहले एक्ट लाया था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। मैंने आपको बताया था 1991 के एक्ट के तहत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका दर्जा था सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का। ठीक है, लेकिन 1991 के एक्ट को यहाँ पर चेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज से
दर्जा घटाकर इनका दर्जा कर दिया गया किसके बराबर, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर दर्जा करने पर यह क्या हो गया कि ये राज्य मंत्री से राज्य मंत्री के बराबर के वैल्यू वाले हो गए। ठीक है, तो एक तो इनका दर्जा घटा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। दूसरी बात यह भी किया गया कि जो चयन समिति थी उसमें से सीजीआई को बाहर कर दिया गया। ठीक है, और यहीं से इसका विवाद हुआ और इस विवाद को आगे सुप्रीम कोर्ट में वापस से चैलेंज दिया गया कि ये एक्ट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये कार्यपालिका के नियंत्रण को हासिल करने वाला जैसा लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था जिसमें न्यायपालिका को शामिल किया गया था चयन समिति में, उसकी भावना के खिलाफ है। और इसी पर अभी 19 फरवरी को सुनवाई थी। सुनवाई को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति अभी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। लेकिन सरकार का कहना सही है कि अभी तो सुनवाई हो रही है, जजमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सुनवाई कब तक चलती है कोर्ट में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन देश में कई सारे चुनाव होने हैं, उन चुनाव का संचालन बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा कैसे संचालित होगा। ठीक है, अगर पूरी पोस्ट ही यानी कि पूरा निर्वाचन आयोग ही वैकेंट रहेगा तो फिर निर्वाचन या देश में जो निर्वाचन के कार्य हो रहे हैं उनको संपन्न कौन कराएगा। तो यहाँ पर सरकार की दलील बिल्कुल सही है कि कोर्ट में सुनवाई होने तक आप इस पोस्ट में नियुक्ति को टाल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब इस एक्ट के खिलाफ जब जो मामला कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी नियुक्ति होगी वो कोर्ट के जजमेंट के अंडर में ही होगी। यानी कि आगे कभी भविष्य में इस नियुक्ति पर कोई इस नियुक्ति के खिलाफ या चयन समिति के खिलाफ कोई जजमेंट आता है तो फिर ज्ञानेश कुमार जी को बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात थी। ऐसा एक्ट में कुछ एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये चयन समिति इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति करती है, ये नियुक्ति के लिए इनके सामने 5 नामों के पैनल होता है, 5 नामों का पैनल होता है। और उस पैनल को डिसाइड करने का जो काम होता है वो एक खोजबीन सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी क्या करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के पद पर जिसको नियुक्त करना है उसके लिए 5 नाम देती है और उस 5 नामों पर ये 3 मेंबर्स की कमेटी डिस्कशन करती है और फिर बाद में अप्रूवल देती है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला आप समझ गए, क्लियर। अब आते हैं हम चुनाव आयोग के पुराने इतिहास पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। उसके बाद से लेकर 25 और राजीव कुमार जी तक 25 मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। लेकिन उनमें से कुछ खास के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले हमारी नज़र जाती है किस पर, RVS पेरी शास्त्री से। पेरी शास्त्री जी का कार्यकाल 86 से 90 के बीच में था। 86 से 90 के बीच में अगर हम बात करें तो उस समय सरकार थी राजीव गांधी सरकार, और राजीव गांधी जी का इनके साथ काफ़ी लंबा समय तक विवाद चला था। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके कार्यकाल के दौरान ही संसद में 61वां अमेंडमेंट लाया गया था। उस समय कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पेरी शास्त्री जी। 61वां अमेंडमेंट लाया गया था और उसके द्वारा वोटर की एज जो थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18। और इसी कार्यभार को देखते हुए फिर ये 1 सदस्य आयोग से 3 सदस्य आयोग कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, पेरी शास्त्री जी के समय में। अब पेरी शास्त्री जी के बाद में यहाँ पर चुना गया था किन्हें, रमा देवी को, VS रमा देवी को। ये आप फोटो देख रहे हैं रमा देवी जी का। अब रमा देवी जी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो जानना है कि भैया ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी भारत की जो कि इस पद पर बैठी थी। ठीक है, तो ये पहली महिला कौन है, VS रमा देवी। लेकिन सबसे कम कार्यकाल भी इनका रहा। इनका कार्यकाल आप देखें तो 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 के बीच सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। इनके साथ विवाद ये था कि VS रमा देवी जी सेक्रेटरी के पद पर थी और सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।
ठीक है। अब मुख्य ये कानून मंत्रालय के अधीन ये काम कर रही थी। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो इनको नियुक्त कर दिया। अब उस समय वीपी सिंह जी की सरकार थी। वीपी सिंह जी के सरकार के समय में ये नियुक्त हुई थी और वीपी सिंह की सरकार के समय नियुक्ति के बाद में ही क्या हुआ, वीपी सिंह सरकार के गिरने के बाद में चंद्रशेखर जी की सरकार आई और चंद्रशेखर जी की सरकार के में इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। लेकिन चंद्रशेखर जी की सरकार को ये टेंशन हो गया था कि एक तरह की मुसीबत मोल ली थी कि एक सेक्रेटरी को, एक सिविल सेवक को सीधे सीधे उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया। तो एक तरह से गले की घंटी बन गई थी। और चंद्रशेखर जी ने उस समय उनके जो कानून मंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप सभी लोग जानते होंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी को भेजा उन्होंने टीएन शेषन के पास। टीएन शेषन साहब उस समय योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी टीएन शेषन के दोस्त थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चंद्रशेखर साहब का जो मैसेज था वो शेषन साहब को दिया कि भैया चंद्रशेखर जी चाह रहे हैं कि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालें। लेकिन शेषन साहब काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी, तो उन्होंने बोला भैया मैं ऐसे तो बनूंगा नहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुझे कुछ अपने लोगों से डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उन्हें टाइम दिया और उन्होंने एक दिन के टाइम के दौरान अपने पुराने मित्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से डिस्कशन किया। राजीव गांधी जी से पर्सनली जाके मिले कि मुझे ये पद संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए। राजीव गांधी जी ने बोला आपको संभाल लेना चाहिए। राजीव गांधी जी की सलाह से नहीं माने। फिर उसके बाद में उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन जी, जो साउथ से आते थे और इनके पुराने परिचित भी रहे थे। तो वेंकटरमन जी से डिस्कशन किया, उन्होंने भी इन्हें पद संभालने के लिए कहा। फिर इनका मन नहीं माना तो कांची के शंकराचार्य जी से मिले शेषन साहब, और फिर कांची के शंकराचार्य जी के सलाह के अनुसार इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला। और फिर कार्यभार को संभालने के बाद में तो फिर आप जानते ही हैं कि वो एक तरह का इतिहास बन गया। टीएन शेषन साहब 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। इनका कार्यकाल रहा था 1990 से लेके 1996 का, 96 तक ये रहे। टीएन शेषन साहब ने उस समय जितने भी राजनीतिक दल थे उन पर पूरी नकल कसदी थी और पूरे भारत में अगर हम इतिहास देखें तो ऐसा निर्वाचन आयुक्त अभी तक कोई नहीं हुआ जिसने बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सरकार की एक नहीं सुनी। टीएन शेषन साहब ने ही वोटर लिस्ट का काम प्रॉपर तरीके से कराया। वोटर आइडेंटिटी कार्ड पर जोर शेषन साहब के समय में ही हुआ और शेषन साहब के कारण ही आज हम जो देखते हैं ना कि वोटर आईडी लेके जाते हैं, वो शेषन साहब का देन है। शेषन साहब के कारण ही चुनाव में कोई भी कैंडिडेट कितना खर्च करेगा उसकी खर्च की सीमा निर्धारित करने का काम शेषन साहब का है। इसी कारण से काले धन का प्रभाव को कुछ हद तक उन्होंने कम किया था। चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान कोई भी कैंडिडेट धर्म का प्रयोग नहीं करे, धर्म की आड़ में चुनाव नहीं लड़े, उस पर भी इन्होंने नकेल कसी थी शेषन साहब ने। ठीक है, तो ये शेषन साहब का ये पूरा कार्यकाल था, उस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे। शेषन साहब ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसको हम जानते हैं थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस में ये ग्लास में लिखते हैं अपने कार्यकाल के दौरान इनको क्या क्या चीज़ों से जूझना पड़ा उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल लिखा। इसमें लिखा है, आप देख रहे हो एमएस गिल साहब जो इसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। तो शेषन साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव साहब, राजीव गांधी जी की तो आपको मालूम है 21 मई 1991 में हत्या हो गई थी। तो एक तरह से राजीव गांधी से इनके कांटेक्ट तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। अब इनको काम करना था किसके अंडर में, यानी किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में, नरसिम्हा राव जी के। नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के समय में इनका सरकार से काफ़ी विवाद होने लग गया था और ये ऐसा कहते भी थे कि मैं खुद निर्वाचन आयोग हूँ। और कई जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, जैसे कि उस समय पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री होते थे ज्योति बसु जी, ज्योति बसु जी ने तो इनको कुत्ते से इनकी तुलना कर दी थी, अल्सेशियन डॉग कहा जाता था इन्हें। इस तरह से आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी इनसे कितनी चिड़ी हुई थी। और अपनी इस किताब में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव जी ने इन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए किस तरह से 1993 में इस एक सदस्यीय आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में
कन्वर्ट करा था, ठीक है, जिससे काफ़ी निराश हुए थे। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन फिर बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर बाद में आपको मालूम ही है कि 3 सदस्यीय आयोग के रूप में ही ये कार्य करते रहे, ठीक है। और आपको एक और मालूम होना चाहिए कि सेशन साहब ने निर्वाचन आयोग से रिटायर होने के बाद में 1997 में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ा था। हालांकि देश का दुर्भाग्य है कि ये उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनसे चुनाव हार गए थे और देश का दुर्भाग्य है कि ये राष्ट्रपति नहीं बने, क्योंकि अगर ये राष्ट्रपति बनते या निर्वाचन आयोग के रूप में आगे इनको कोई एक्सटेंशन मिलता या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करती या किसी ऐसे पद, संवैधानिक पद पर रखती, तो देश का बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो जाता, क्योंकि इस तरह की पर्सनालिटी कभी कभार ही जन्म लेती है, ठीक है। तो ये था TN शेषन, इनके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इसके अलावा एक और फेमस पर्सनालिटी है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, वो है JM लिंगदो। जो 12वें निर्वाचन आयुक्त बने थे वो थे JM लिंगदो। JM लिंगदो को जाना जाता है, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं कॉलेज में, उस छात्र संघ के चुनाव के लिए किस तरह से छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए उसके बारे में पूरी रिपोर्ट लिंगदो समिति ने ही जारी की थी, ठीक है। और लिंगदो साहब छात्र संघ के चुनाव जो आजकल हो रहे हैं कॉलेजों में, उसके लिए लोगों को लिंगदो साहब को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने कॉलेज में किस तरह से चुनाव का संचालन हो, किस तरह से वहाँ पर अपराधों को कम किया जा सके, उसके बारे में पूरी एक तरह की इन्होंने गाइडलाइन बनाई थी लिंगदो साहब ने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला जी विवाद में रहे थे, और विवाद था कि इनकी नियुक्ति पर अरुण जेटली साहब, उस समय 2010 की बात है, अरुण जेटली साहब विपक्ष के नेता होते थे और अरुण जेटली साहब ने इनकी नियुक्ति पर ऑब्जेक्शन उठाया था। बाकी तो सब सिंपल तरीके से काम करते रहे, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहने को नहीं है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो चुने गए हैं वो कौन है? 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है, किन्हें? ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि एक तो केरल कैडर के IAS ऑफिसर है, सहकारिता मंत्रालय में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय में काम करने के कारण ही इनका कनेक्शन अमित शाह जी से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, और सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी के अंडर में ही है। इसके अलावा आर्टिकल 370 के संबंध में भी ज्ञानेश कुमार जी का वर्क को अमित शाह जी से ही कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के हमने इस लेक्चर में कंप्लीट तरीके से जानी है। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वाले अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।